बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग थी और उसका बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं, माशी हालात हैं, दहशत गर्दी के हवाले से तमाम इश्यूज़ जो है उसके अंदर डिस्कस हुए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो साहब ने, बाकी पार्टी के जो कायदीन थे वो भी उनके साथ थे। एक सवाल उनसे हुआ कि हाल ही में TTP ने एक लेटर जारी किया है जिसमें PMLN और पीपल्स पार्टी जो है उसको वार्न किया गया है, धमकी दी गई है कि अगर वो किसी भी सियासी एक्टिविटी में या बाकी जितनी भी सियासी सरगर्मियाँ अगर उसके अंदर वो मुलव्वस होंगे या अवाम वहाँ पे जाएंगे तो उनको टारगेट किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने उलमा को भी इसी हवाले से वार्न किया है, जिसका जवाब बिलावल भुट्टो साहब ने यह दिया है कि हमारी पूरी फैमिली जो है वो शहादतें देती रही है आइन की बालादस्ती के लिए, सियासत की बालादस्ती के लिए और सियासी जो सरगर्मियाँ हैं उनकी बालादस्ती के लिए। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हमारा बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि दहशत गर्दों को किसी सूरत भी जो है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर जो है तमाम पिछले 8 माह की जो सियासी या माशी जो एक्टिविटीज़ मुल्क के अंदर होती रही हैं और वो ये समझते हैं कि उनको ज़बरदस्ती हुकूमत से फ़ारग किया गया और उस फ़ारग करने के नतीजे में जो है मुल्क की आज माशी सूरत हाल ये है। वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो कबल अज़ वक्त होने चाहिए। यही इस वक्त मुल्क की जो माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका हल है। ताहम हुकूमत जो है वो आपको मालूम है कि वो कहती है वक्त से कबल जो है इंतखाबात नहीं होंगे और आज बिलावल साहब ने भी ये कहा है कि वक्त से आगे भी इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी जो है किसी सूरत भी किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। माशी सूरत हाल, महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और जाहिर है कि हुकूमत तो कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वज़ीर ख़जाना ने कल, वो बुनियादी तौर पे PTI का जो वाइट पेपर था उसका जवाब दिया। बहरहाल मामलात काफ़ी ज़्यादा गमगीर हैं और आज पीपल्स पार्टी ने अपनी एक कमेटी जो है नवीद कमर साहब की सरबराही में बनाई है। माशी इसहाक डार साहब, उनकी टीम जो है अभी तक अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकी, तो देखते हैं कि नवीद कमर साहब क्या करते हैं। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। आप साबिक गवर्नर बलूचिस्तान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं। बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो नई लहर दहशत गर्दी की मुल्क के अंदर आई है, पिछले चंद हफ्तों के अंदर हमने देखा है, उसमें हमारे इवन के जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर तरीन जो अफसरान हैं उनको भी टारगेट किया गया है। तो ये जो मौजूदा हमारी जो पॉलिसी है इस हुकूमत की, तादी हुकूमत की, डू यू थिंक कि वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मुआशी हालात थे ये तमाम वो मसाइल थे जो कि PTI गवर्नमेंट को भी दरपेश थे और इन्हीं मसाइल की वजह से, महंगाई की वजह से, अफरा तफरी की वजह से उनकी पॉपुलरिटी ग्राफ जाके ज़ीरो पे पहुंचा था, जिसका नतीजा खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में आया। वहाँ पर उनकी कंप्लीट छुट्टी कराई गई। अलावा इसके उसका नतीजा सामने आ रहा था बाई इलेक्शंस में, कोई 28 के करीब बाई इलेक्शंस हुए, सवाए एक के बाकी सब के सब PTI के मुखालिफिन जीतते रहे। तो ये वो वजह थी जहाँ पर वो ज़ीरो पे चले गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कहानी आई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो एक चिट्ठी जो उन्होंने जेब से निकाली और एक प्रोपेगेंडा इस किस्म का किया गया जिसकी कोई हकीकत नहीं थी, जिसके पीछे किसी का हकीकत का दूर तक उस पर शायबा नहीं था। लेकिन बहरहाल अवाम के जज्बात को उसने भड़काया, भड़काने के बाद एक नई लहर उसकी पॉपुलरिटी की आई और वही इलेक्शन से वो भाग रहा था और PDM वाले वो मुतालबा कर रहे थे इलेक्शन के। अभी वो इलेक्शन का मुआयना कर रहा है, मुतालबा कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड PDM वाले समझते हैं कि इलेक्शन करने में अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक दफ़ा गवर्नमेंट में आए हैं तो वो चाहते हैं कि वो डिलीवर कर लें। जब वो डिलीवर करेंगे तो इलेक्टोरेट के पास वो जाएंगे, वहाँ से फिर उनको कोई वोट की उम्मीद बन जाएगी। अब अगर इस सूरत हाल में जहाँ पर मुआशी हालत, जहाँ पर PTI ने छोड़ा था उससे भी बदतर हो गए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ऐसी सूरत हाल में ये सिटिंग गवर्नमेंट के लिए जो PDM वाली है, इसके लिए इलेक्शंस की कहानी के बारे में सोचना और ये मुनासिब नहीं लगता है उनको। और साथ ही ये जो नुस्खा बता रहे हैं इलेक्शन को
पीटीआई वाले कि जी इलेक्शन होंगे और वो पावर में आएंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ये भी टोटली गलत है, अनफाउंडेड है। उनको मौका दिया गया था 3 साल और 8 महीने में, 3 साल और 8 महीने में उनकी ग्राफ नीचे से नीचे तर होती गई, यहाँ तक कि ज़मीन पे पहुँच गई। उनकी हालत वो थी, 3 उन्होंने मिनिस्टर्स, अपने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए और नतीजा उसका तो, फिर भी जीरो तो पे जन था। साहब जी, जैसे आप फरमा रहे हैं जन साहब, तो इस किस्म की नालायक हुकूमतों के ऊपर छोड़ा जा सकता है मुल्क का जो मुकद्दर है, और आवाम को इन लोगों की यानी गलत पॉलिसीज के ऊपर छोड़ा जा सकता है कि आज एक शख्स जो है जिसकी इनकम जो है वो उसके एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं है, तो वो 2 वक्त की रोटी जो है वो भी नहीं अपने लिए बना सकता या ला सकता या खरीद के ला सकता है इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है। देखिए, इन मामलात को अगर सही तौर पर इसका जायज़ा लिया जाए तो प्रॉबेबली ये जो इस वक्त गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, इससे पहले गवर्नमेंट लोग बैठे हुए थे, टोटली इनका कसूर मुकम्मल तौर पर वो कसूरवार नहीं ठहराए जा सकते। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, और उस वक्त अगर आपको याद है तो इमरान खान साहब ने एक ज़बरदस्त एक उनका डायलॉग था, एक नारा था कि जी IMF के पास अगर मैं जाऊंगा तो वो खुदकुशी के बराबर होगा, मैं फ़लान लोन मांगूंगा तो ये होगा वो होगा। उस चीज़ ने उनको दूर रखा IMF पे जाने से, और पूरा साल गुजर गया। उसके बाद फिर जब उसने देखा क्योंकि चारा ही नहीं है, वो IMF के पास गए। उस वक्त तक उन्होंने 100 दिन के टारगेट भी बताए थे, 3 में, और इसके अलावा 6 महीने के टारगेट बताए थे। कोई टारगेट वो से हासिल नहीं कर सके थे। तो इसलिए IMF ने बहुत सख्त शराइत उनके ऊपर लगा दिया, इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उनकी बिगिनिंग जो है नेगेटिव तरीके से हुआ। एक तो उनकी बदकिस्मती, वो नेगेटिव स्टार्ट था उनका, और बेशुमार शराइत उन्होंने कबूल किए थे जिनका नतीजा फिर महंगाई की सूरत पे सामने आया। अलावा इसके मुल्की तौर पर, बैनुल-अक़वामी तौर पर बदकिस्मती आई कोविड की, कोरोना ने तबाह कर दिया पूरी दुनिया को, और उसमें से पाकिस्तान नहीं कि एक्सेप्शन नहीं हो सकता था, वो कि पाकिस्तान ने अच्छा फाइट किया उसके खिलाफ। फिर वो कोरोना अपनी जगह पे थी, तो फिर अल्लाह ताला ने ये फ्लड्स की जो है ना, ये बारिशों की मुसीबत, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मेहरबानी हुआ, उसने मज़ीद तबाहियाँ फेर दी, और बेशुमार जो है ना अभी दौलत की ज़रूरत है इन मामलात को एड्रेस करने के लिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम मुश्किलात हैं जिसमें जो है ना मौजूदा हुकूमत को अपनी कार्रवाई करनी पड़ रही है। और ये इतना आसान नहीं है कि छूमंतर होगा और उसका नतीजा पॉजिटिव निकलेगा और लोग इंतज़ार करते रहें। मुश्किलात के लिए लोगों को तैयार होना चाहिए। अभी इंटरनेशनल डोनर्स इस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं है। मौजूदा जो टैक्स कलेक्शन का हमारा सूरत हाल है, जो पॉलिसियाँ उन्होंने बनाई हुई है, जहाँ पर सियासत को और लोगों के रिएक्शन जन साहब अगर हमने IMF के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज सारे जो माशी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि IMF के पास जाना जो है वो नागुज़ीर है। तो अगर हमने सारी गवर्नमेंट्स ने IMF के पास ही जाके, और फिर एक सैलाब नया आने वाला है, जहां हम खड़े हैं ये छोटा है, इससे बड़ा सैलाब आने वाला है महंगाई का, तो फिर इन हुकूमतों की ये जो सियासी जमातें हैं, इनकी माशी टीमें हैं, ये बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, इतने बड़ा हमारा ख़जाना जो है वो ये लोग खा जाते हैं, इनकी कोई ज़रूरत है फिर हमें? देखिए जी, जहाँ तक ख़जाना खाने वाली बात है, जहाँ पर करप्शन की बात है, जहाँ पर गलत पॉलिसियों की बात है, वो अपनी जगह पे। लेकिन मैंने जो हालात आपको बता दिए, जो सूरत हाल आपको बता दी, जो फ्लड वाली थी, किसी के कंट्रोल में नहीं था। कोरोना किसी के कंट्रोल में नहीं था। ये कह देना कि बिल्कुल ये नहल है और कुछ नहीं कर सकते, ये प्रॉबेबली जायज़ नहीं है। इनको ज़्यादा बेल्ट अपना बहुत ज़्यादा टाइट करने की नहीं, लेकिन पिछले 8 महीनों में तो कोई कोरोना नहीं है ना जल साहब, जब से ही PDM आई है। नहीं, PDM आई है तो उसका असर तो जारी था, जो असर हुआ था और जो इफेक्ट उसका हुआ था आपके इंडस्ट्री के ऊपर, आपके एक्सपोर्ट्स के ऊपर, दुनिया पूरी सफ़र कर गई थी। और वो दुनिया तो ये कह रही है कि 10 साल 15 साल लगेंगे उसके असरात को ज़ायल होने में। इस तरह से तो नहीं होता कि कार्रवाई हुई और उसके बाद अभी फ्लड्स नहीं है तो लेकिन ये सारा कुछ हमारे इंडिया में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, वहां पे तो पाकिस्तान जैसी सूरत हाल नहीं है। नहीं, पाकिस्तान जैसी सूरत हाल नहीं है। इसमें मैंने आपको बताया, मैंने PTI गवर्नमेंट की जो है ना नालायकियाँ थी उसके बारे में मैंने आपकी तवज्जो दिला दी आपको। और फ्लड्स हमारे मुल्क में हैं। चलें जन साहब, मुझे जी ठीक है, मुझे ये बता दें कि ये जो टेररिज्म की नई लहर हम देख रहे हैं, और आज बिलावल साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब एक अपीजमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स तालिबान जो है वो लेकर चल रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग
अफगान तालिबान जब हुकूमत में आए तो क्रॉस करके ये लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए, हम जो है वो उसको फाइट करेंगे। सो डू यू थिंक कि इमरान खान साहब जिस तरह से मुज़ाकरात कर रहे थे इनडायरेक्टली टीटीपी के साथ, वो जो एक पॉलिसी थी वो दुरुस्त नहीं थी। आज जो गवर्नमेंट जो बात कर रही है कि हम सिर्फ अफगान तालिबान के साथ यानी अफगान हुकूमत से बात करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। भाई मैं एक बात बताऊंगा, जहाँ तक बिलावल साहब का ताल्लुक है, भुट्टो फैमिली ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं टेररिज्म को फाइट करते हुए। उनकी वालिदा मोहतरमा जो है ना वो शहीद हो गई, भुट्टो साहब खुद जो है ना उसके नज़र हो गए, उसके दो मामू थे वो भी इसके नज़र हो गए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और सब कुछ किया। और वो एक बहादुर फैमिली है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका जो रिजॉल्व है, जो उन्होंने डिटर्मिनेशन शो किया है, इसके लिए हम सलाम पेश करते हैं उनको। हमें उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, उसको एहतियात करने की ज़रूरत है। एहतियात के लिए हमारे दीन में भी इसके लिए हिदायत है, हमारे कुरान पाक में भी है और सुन्नत रसूल भी है। तो वो तो अपनी जगह पे, लेकिन रह गया जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक और इमरान खान के उसके हैंडलिंग का ताल्लुक, ये जो दोहा में कार्रवाई हो रही थी वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर गलती होगी। गलती ये हो गया कि वो अमेरिकन को वहाँ से निकालने की कार्रवाई हो रही थी और तालिबान और अमेरिकन की कार्रवाई को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था। पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा था और तालिबान के लिए कंसेशन लेना और अमेरिका के लिए इसको पॉसिबल बना लेना कि वो अपने फोर्सेस वहाँ से विड्रा करके चलाए। मेरे ख्याल में मुझे लगता ही है कि पाकिस्तान के मसले को वहाँ पर इस तरीके से नहीं उजागर किया गया, नहीं सामने लाया गया जिस तरह से लाना चाहिए था। चाहिए तो ये था कि अमेरिका और तालिबान या अमेरिका तालिबान और अफगान गवर्नमेंट की बजाय पाकिस्तान भी उसमें एक पार्टी होता, बतौर एक पार्टी के उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने होते और इसके अमेरिकन के विड्रॉल के बाद एक कंडीशनलिटी ये भी होना चाहिए था। ये गो कि उन्होंने अमेरिकन ने वहाँ पर ये कमिटमेंट ली थी तालिबान से कि वो अपने सॉइल को इस्तेमाल नहीं करने देंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस किस्म की मेरे ख्याल में कोई कंडीशनलिटी है, किसी किस्म की बात मुझे लगता है ये मुमकिन है। मैं गलत हूँ क्योंकि मैं उनका हिस्सा नहीं रहा उन पॉलिसीज़ के से मुतालिक उन मीटिंगों का, लेकिन मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान के मसले को एक तरफ लगा रखा गया था। अफ़गानिस्तान के उस वक़्त के गवर्नमेंट और तालिबान और अमेरिका के मसाइल को सामने लाया गया और वो तो अपने मतलब हासिल कर ली है। और इसमें ये चीज़ भूल गए पाकिस्तानी जो पॉलिसी साज थे उस वक़्त जो हुआ कि यही तालिबान जो टीटीपी है पाकिस्तान का, वो टीटीए के साथ वहाँ पर बरसरे पैकार था, जंग में वो जंगी कार्रवाई में वो वहाँ पर शरीक कार थे अमेरिकन के ख़िलाफ़, ये तो उनके साथी थे। और फिर नेचुरली अभी उनके लिए मुश्किल हो रहा है अपने साथी को अबंडन करने के लिए। हमारे तो दुश्मन थे, हमारे मुल्क पे लोगों को मार रहे थे और इमरान खान ऑल थ्रू बड़े सॉफ्ट किस्म का उनके साथ उनका ये रवैया रहा है। कभी उनके ख़िलाफ़ कोई उन्होंने ना बात की है, आज भी उन्होंने बल्कि उनके दफ्तर खोलने के लिए भी उन्होंने ऑफ़र भी किया था। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो सॉफ्ट पैडलिंग उस दौर में हुआ है दोहा की कार्रवाई में, उसका नतीजा भी आपके सामने है। अल्लाह खैर करे, मामला बड़ा सीरियस है, लेकिन इंशाअल्लाह जो जिंदा कौमें होती है चीज़ों को फेस करती हैं। हमारे आर्म फोर्सेस में अल्लाह ताला ने बहुत इस्तिताअत दी है, इंशाअल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन सख्त दिन आगे हैं। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान, साबिक वफाकी वजीर, साबिक पार्लियामेंटेरियन। नाज़रीन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने वोकस से वीडियो लिंक के ज़रिए जो है ख़िताब किया और उन्होंने वो तमाम जो माजी के अंदर उनके साथ पिछले 8 माह के अंदर होता रहा है, जिस तरह से उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, फिर उसके बाद उन्होंने जो एहतजाज किए, फिर उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात होते रहे, उनके ऊपर हमला हुआ, वो तमाम स्टोरी जो है उसको रिप्रोड्यूस आज फिर उन्होंने किया और एक पैगाम जो है वो उन्होंने पहुंचाया है हुकूमत को भी, बाकी जो इदारों को भी। यकीनी तौर पे उनका मकसद यही है कि कौम जो है या मुल्क जो है उसको इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। किस हद तक उनका ये मुतालबा जो है अभी तक तो नहीं माना गया, आगे चल के किस हद तक माना जाएगा, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है हम बात करेंगे। साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जो टीम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके हमले के हवाले से, JIT की रिपोर्ट के हवाले से, जो रिपोर्ट अदालत में जानी चाहिए थी वो फवाद चौधरी साहब को पहले ही मिल गई और उन्होंने उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और वो हकाइक जो हैं उस से वो
मुत्तफिक नहीं है, यानी हुकूमत उन हक़ाइक़ को नहीं मानती। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र रह चुके हैं और मरकज़ी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान साहब जो है, आज जो उन्होंने दोबारा से उन तमाम जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको रिकॉल किया है, मकसद उनका क्या है बार बार उन्हीं चीज़ों को करने का? क्या अपने वर्कर्स को मोटिवेट रखना है, लोगों को इन्फॉर्म रखना है ताकि वो भूल ही ना जाएं कहीं जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, इमरान खान साहब के साथ हुआ, या फिर वो कोई पैगाम देना चाहते हैं किसी इदारे को, खासकर इस्टेब्लिशमेंट को वो बार बार जो है वो एड्रेस करते हैं? भाई साहब देखें, बात यह है कि अवामी राब्ता जो है ना, वो तो वैसे भी जमहूरियत की बुनियाद है। और आपको पता है कि हमारी पार्टी के अंदर जो पब्लिक इंगेजमेंट है उसकी बड़ी कलीदी हैसियत है, और इसलिए खान साहब जो है, आपने देखा है कि बहुत फ्रीक्वेंटली जो है पब्लिक इंगेजमेंट रखते हैं, ख्वाह वो इवेंट्स के ज़रिए हो या पब्लिक रैलीज के ज़रिए हो। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसका अवामी राब्ता सबसे मजबूत है। अब रह गई बात कि ये बातचीत किसके लिए है और उनके वो किससे मुखातिब हो रहे हैं। देखिए, मुखातिब तो वो आवाम से हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वोट हमने आवाम से लेने हैं, आवाम की ताकत हमारे पीछे है और आवाम से ही हमने बात करनी है। लेकिन जाहिर है कि हमारी ये ख्वाहिश है, हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार था और एक फोर्सिबल फ्यूचर में रहेगा। और जाहिर है कि कोई भी गवर्नमेंट तभी सक्सेसफुल होगी जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो एक पेज के ऊपर होगी और उसके अंदर वो किसी एक तरफ उनका झुकाव नहीं होगा। तो ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। देखिए जी अहसान साहब, सॉरी अहसान साहब, देखिए एक तरफ सियासी जुमातें जो है, ये जो आज पीडीएम वाले हुकूमत के अंदर है, जब वे अपोजिशन में होते थे तो इनके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ राय थी। आपको मालूम है उनकी सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं। आप लोग जो हैं आज आए हैं तो अक्सर इमरान खान साहब कहते हैं जी कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है सियासत के अंदर, वोटिंग के अंदर, इलेक्शन के अंदर, तमाम चीज़ों में। लेकिन बार बार फिर एस्टैब्लिशमेंट को पुकारना, उनको कहना कि जी आप ये करवाएं, ये इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं हुकूमत को और मुल्क को, ये तो आप लोग इनवाइट कर रहे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट को कि आए आके सियासी मामलात के अंदर कोई जो है एडजस्टमेंट करे। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन के अंदर तो वाकई कोई किरदार नहीं होना चाहिए और यही जमहूरियत की रूह भी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कोई डेमोक्रेसी की एडवांस स्टेज पे तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 75 साल की हकीकतें हैं ना ही वो एक दिन में चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे जो जिन इदारों के पास ताकत है वो तो है, वो तो एक ज़मीनी हकीकत है। और लेकिन वो जिस तरह का काम करते हैं फिर उनको जो तगमे जी हसन साहब, जो सियासी जुमातों की जानिब से जो तगमे उनको फिर मिलते हैं, जो भी उनका किरदार होता है वो भी आपके सामने है। नहीं, देखिए मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूं, अगर आप मेरी जाती ख्वाहिश पूछें और किसी भी सियासी जमात की ख्वाहिश पूछें तो वो बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुकम्मल हो, इदारे जो हैं अपना सिर्फ और सिर्फ आईनी किरदार अदा करें और सियासत जो है वो सियासी जमातों के लिए हो और एक मेच्योर तरीके से हो। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारा विजन है। क्या आज की डेट में ये विजन हकीकत है या आज की डेट में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है? तो फिर ये तो सियासी जुमातों का डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, चाहे वो नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, आप लोग हैं, ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड है ना। यानी एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ है तो आई एम वेरी हैप्पी, दे आर डेमोक्रेट्स, ये आइन की पासदारी चाहते हैं। मेरे खिलाफ हैं तो वो बिल्कुल जो है वो आइन की पासदारी नहीं चाहते। बिल्कुल वो देखें जनरल बाजवा को अभी तक इमरान खान साहब जो बातें करते हैं, जिस किस्म की वो मतलब मीर जाफर, मीर सादक और पता नहीं क्या क्या जानवर, क्या क्या बातें वो करते रहे माजी के अंदर, आपको मालूम है। वो इसी वजह से कि उन्होंने, वो कहते हैं जी कि इन्होंने मेरी हुकूमत को खत्म की है। देखें, जनरल बाजवा साहब के बारे में जो बातें बाहर आई हैं उसके ऊपर तो उन्होंने खुल के अपनी राय का इजहार किया है। क्या हम ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ले आए पीटीआई को पावर में? नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। हम तो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल ये किरदार अदा नहीं करना चाहिए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का बहरहाल मुल्क की सालमियत के अंदर एक किरदार है। और मैं आज भी आपको ये कहता हूँ कि इस मुल्क में कामयाब हुकूमत वही होगी, इस्लाहात वही कर सकती है, रिफॉर्म वही कर सकती है जिसके साथ इदारे ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट बल्कि अदलिया एक पेज पे हो। कोई भी सियासी जमात हमारे मुल्क के अंदर ऑन इट्स ओन कोई मेजर रिफॉर्म प्रोग्राम नहीं कर सकती। ये बात एक जमीनी हकीकत है, आपको पसंद आए बिल्कुल। आप एक्चुअली जी आप देखें अहसान साहब, कई बार मैंने ये सवाल आपसे, आपकी सारी जुमातों के जो मुअज़्ज़ज़ लीडर हैं उनसे किया है कि
जितनी जो नैरेटिव इमरान खान साहब जो है वो 11 अप्रैल के बाद लेके अवाम में आए हैं, उससे पहले तो उनके लिए सारा कुछ जो था वो बिल्कुल, आप लोग सारे शीरो शक्कर थे, सारे मिल मिला के सारा कुछ मामलात तो हो रहे थे, कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, तारीफें को पुल बांधते थे इमरान खान साहब। तो 11 अप्रैल के बाद जो मुल्क के साथ हुआ है वो भी तो आपके सामने है ना। वो भी तो जरा देखें कि मुल्क कहाँ से था और कहाँ पे आ गया है। आज तो हमें अगले दिन का पता नहीं है, आए रोज सनतें बंद हो रही हैं। आज मैं देख रहा हूँ मिलिट्री ट्रैक्टर्स बंद हो ये गई। तो भी सियासतदानों देखें की कि पिछले कुछ नाकामी है ना, गवर्नमेंट के ये साथ तो हुआ क्या सियासतदानों है। की नाकामी है, ये तो आप सारे लोगों की नाकामी तो है, मिल मिला के जितने भी हैं अभी जो बैठे हुए हैं आप लोग, ये तो फिर फेलियर नहीं सियासी लीडरशिप का है ना जी। नहीं देखिए, उस तरह तो आप डेफिनेट आप कहें कि ये तो जी पूरे मुल्क की नाकामी है, बिल्कुल है, अवाम की भी है, सियासतदानों की भी है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत की बागडोर जिनके हाथ में है, जिम्मेदारी तो ये उन्हीं की है ना। पिछले 8 महीने में 9 महीने में जो मीशत के साथ किया है, इसकी जिम्मेदारी तो बहरहाल उन्हें उठानी पड़ेगी ना। ये हकीकत कि आज दिन तक उन्होंने कोई माशी प्लान इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, इसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पे आएगी बिल्कुल ना। ऐसे ही है, इसकी बिल्कुल जिम्मेदारी ऐसे ही भी है, जो है सारे सियासतदान उठा लें। लेकिन इसमें तो ये एस्टेब्लिशमेंट तो फिर एक कहां से बात आ गई। हकीकत है। नहीं देखिए, बात यह है कि अब हमने अगर मुल्क को स्टेबलाइज करना है तो इस वक्त मुल्क को इलेक्शन की जरूरत है। और आपको पता है ये बात सारी कि हम तो मुल्क को ले जाना चाहते हैं। हम तो पंजाब असेंबली, केपी असेंबलियां तहलील करना चाहते हैं। हम नेशनल असेंबली से हम तो इस्तीफे दे चुके हैं। और ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर इदारे, और मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, आप इलेक्शन कमीशन को देख लें, अगर वो वन साइडेड किरदार अदा करते रहेंगे तो फिर तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोक रहे हैं ना। हम तो आईनी तरीके से जा रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ो, लेकिन अगर आप एक सियासी जमात को अपना आईनी हक भी इस्तेमाल नहीं आई करने एग्री देंगे जहां जहां पे उसकी हुकूमत है, ईसीपी के तो हवाले से फिर आई तो एग्री आप कि देखे इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन होने थे, इन्होंने शायद, बल्कि हकीकत भी यही होगी कि उनको मालूम है कि इस वक्त जो हुकूमत है कि हमें अवाम से कोई पजीराई नहीं मिलती, तो इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए था कि वो पुरानी हल्का बंदिया या जो भी पहले से वो 101 यूनियन काउंसिल थे उसके ऊपर इलेक्शन करवा देती। और वहाँ नहीं हो रहे, कराची के अंदर एक डिफरेंट किस्म का अभी चैलेंज जो है वो सामने आ रहा है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। तो आई एग्री विद यू। तो देखें, दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं, इस वक्त पिछले 9 महीने से दो बातें तो फैक्ट्स है ना कि मुल्क जो है वो शदीद माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हमारी नजर में तो इसका एक ही हल है कि आप एक फ्रेश इलेक्शन कराएं, क्रेडिबल इलेक्शन कराएं, जो भी हुकूमत 5 साल के लिए आए उसको ये जिम्मेदारी सौंपें। अब इसके अलावा अगर कोई हल किसी के पास है तो वो ले आए। रोज ये कहना कि जी सऊदी अरब से लेकिन पैसे उसका आ रहे हैं, आर्गुमेंट चीन वो से ये आ रहे देते हैं, हैं हमारा कि अपना 3 कोई माह प्लान के नहीं है। अंदर, आर्गुमेंट ये देते हैं कि 3 माह की जो इंटरिम सेटअप जो भी होता है, निगरान हुकूमत जो आके इलेक्शन करवाती है, 3 माह के लिए हमारी मईशत इस हद तक खराब हो चुकी है कि वो 3 माह गुजारना भी मुश्किल है। ये गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि हमारे पास मतलब देखें फॉरेन रिजर्व्स को देख लें, बाहर की IMF इनसे बात नहीं कर रहा, तो जो कायम मकाम हुकूमत होगी उनसे क्या वो बात करेंगे। वो तो उनके मैंडेट के अंदर ही नहीं होता जब तक कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होती है। तो वो तो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमने तो मुल्क की मईशत को बचाने की खातर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं कि इलेक्शन आगे चले जाए। वहीद साहब, उनकी बात में क्रेडिबिलिटी तब हो जब उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन के साथ एक प्लान दिया हो कि ये प्लान हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आज की डेट तक सिवाय जो ख्वाजा आसिफ ने एनर्जी कंजर्वेशन की बात की और एक बड़ा ही मजे का खेस प्लान है, कोई इकोनॉमिक रिवाइवल का कोई प्लान दिया है? तो क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं? IMF के साथ IMF ने क्लियर किया है, 4-5 नुकात पे बात फंसी है, वो बात फंसी हुई है। 3-3 माह करके आज मुल्क को इधर ले आए हैं। तो इस क्राइसिस से निकलने का क्या अच्छा अच्छा, क्या आखिरी हल है? आखिरी सवाल देखिए, क्या राणा साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा जी कि ये झूठ बोलते हैं, ये जितना इनको जख्म नहीं आया, इतने अगर किसी की हड्डी भी टूटी होती तो 2 माह के अंदर जुड़ के वो इस वक्त अपने पाँव पे खड़ा होता। इमरान खान साहब जो है अभी तक वो फ्रॉड कर रहे हैं, कौम से भी झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग और अलकादर ट्रस्ट की मद में 7 से 8 अरब रुपए जो है वो ये हड़प कर चुके हैं। सो इन अ सेंस ही सेड कि जी सादिक और अमीन वाला जो उनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है उसकी कोई हैसियत नहीं है। भाई साहब, टेप उनकी फंस चुकी है ना, सिर्फ उनकी नहीं पूरी पार्टी की टेप फंस चुकी है। तोशा खाना फलाना ये वो, अब वो फंसी टेप का तो कोई इलाज नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं सिर्फ 2-3 सवाल आपके सामने रख देता हूं, इस पे मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूं।
आपको हर शहरी को अपनी मर्जी के FIR दर्ज करवाने का हुक्म है। इमरान खान को वो हक डिनाई किया गया। हमारे अपने खान के ऊपर जो अटैक हुआ, खान साहब के ऊपर, वहां पर जो मुलजिम था उसकी 2 वीडियोस रिलीज कराई गई। जो लोग उसमें मुलविस थे वो JIT के सामने पेश होने से इनकार करते हैं, बावजूद इस बात के कि पंजाब में सर्फ कर रहे हैं। उनका जो फोन था DPO का, उन्होंने फोरेंसिक एनालिसिस के लिए देने से इनकार कर दिया। और वो जो मुलजिम है, पूरा फोकस इस बात पे था कि जी वो अकेला है। पॉलीग्राफ में वो साबित हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। अब इन सवालों के जवाब फिर हम कहाँ तलाश करें? और ये JIT की रिपोर्ट है, ये ट्रायल स्टेज पे जानी है। ये तमाम फैक्ट्स जो हैं ये ट्रायल में सर्टेन हो जाएंगे। जी अब अगर इंटीरियर मिनिस्टर आपका ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो एक बदकिस्मती है ना इस मुल्क की। और इसमें और भी उनकी जाहिर है कि और भी वजह जिस वजह से ये कर रहे हैं। जी बहरहाल ये कौम के देखें, सामने है सारी आपके बात। आपके सवालात चले गए और उम्मीद है कि राना सनौलर साहब जो है इन तमाम सवालात का जो है वो अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब ज़रूर देंगे। आपने जो सवाल उठाए हैं बहुत शुक्रिया। हसन खाबर साहब मरकज़ी रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में माशी जो सूरत हाल है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, गमगीर है। जो महंगाई है वो रोज़ बरोज़ उसके अंदर इजाफा हो रहा है, ख़ासकर जो खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें दूध हैं, अंडे हैं, आटा तो दस्तयाब ही नहीं है। और आटे की कीमतें पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। इसके ऊपर मीटिंग्स भी हो रही हैं, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसके ऊपर कोई ख़ास जो है अमल दरामद नहीं हो सका जो गवर्नमेंट बातें कर रही है। इसके अलावा दालें हैं, चावल है, चाय है, ये तमाम ऐसी अशिया हैं जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की हैं और उनके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है कीमतों की। और सोयाबीन तेल जो है जिसके हवाले से हमने मिनिस्टर साहब को देखा कि वो कह रहे हैं जी कि इसके इस्तेमाल से जो है वो मुज़र सेहत है, इस्तेमाल इसका जितना कम किया जाए वो बेहतर है। सो इस किस्म की मुर्गी का गोश्त अगर आप देख लें उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। सो ओवरऑल एक हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक तरफ हमारी जो मैक्रो इकॉनमी है यानी बड़े लेवल की जो हमारी पॉलिटिकल इकॉनमी जिसको हम कहते हैं, और फिर एक अफराद की या ख़ानदान की जो मईशत है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत जो है वो अपने इसके रीज़न्स पेश करती है। कल इसहाक डार साहब ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, परसों जो है वो वाइट पेपर जारी किया PTI ने। तो ये सारे सियासतदान जो है इन्होंने पूरी की पूरी कौम को लगता ये है कि ये फिगर्स के अंदर, अदाद शुमार के अंदर बिल्कुल उनको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो आपको लगता है ऐसे है कि कहीं पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत की अमलदारी जो है वो आपको दिखाई नहीं देती। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नजीब खाकान साहब, आप माहिर माशियात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो फूड इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है इसमें किसी किस्म की कोई कमी हमें दिखाई नहीं देती है। हुकूमतें जो है चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, और तकरीबन सारी जुमातें जो हैं वो हुकूमत के अंदर हैं। आप PTI को देख लें, पीपल्स पार्टी, PMLN, ये मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, बाकी उनके साथ जो इत्तेहादी हैं 12-13 जुमातें जो हैं वो सब के सब हुकूमत के अंदर हैं, लेकिन अवाम को दिखाई नहीं देता कि वो जाके रिलीफ किससे ले। देखें, इस वक्त 24.25% के करीब जो फिगर है वो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसको हम जनरल इन्फ्लेशन या CPI कहते हैं, पर जो फूड इन्फ्लेशन है आपने बहुत सही रखा, वो इस वक्त 35% के करीब है। ये एक ऑफ कोर्स लोगों के लिए बहुत ही हाई नंबर है। ये हाई इसलिए भी है कि ये याद रखिए कि जो गरीब तबका है और जो मिडिल क्लास भी है उनका एक बड़ा जो चंक है अपनी इनकम का वो फूड पे सर्व होता है, यानी कि रहने सहने पे सर्व होता है। बल्कि जो अमीर आदमी है उसका ये एक छोटा चंक है। तो जब कीमत बढ़ती है तो ये असर जो है वो वल्नरेबल सेगमेंट्स पे और मिडिल क्लास पे बहुत ज्यादा आता है, लो इनकम पे। तो इसके लिए हमें ज्यादा तशवीश है। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो आसान बात ये है कि दुनिया में चीजों की कीमतें बढ़ी हैं कोविड के बाद, और उसका एक असर है जो कमोडिटी का प्राइस हाइक आया है दुनिया भर में, जिसको हम कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं। बट पाकिस्तान में ये चीज इवन हमारे जो नेबर्स हैं उनसे भी बहुत बड़ी हुई है, चाहे हम बांग्लादेश, इंडिया,
नेबर्स की बात करें। अब ये क्यों है, ये हमें समझना है। ये इसलिए है कि एक तो हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स जिनका आपने इशारा किया वो वीक हुए, तो आपके रुपए की कदर जो है वो कमजोर हुई। जब रुपए की कदर कमजोर हुई तो ऑब्वियसली तेल बाहर से आता है, बिजली बाहर से आती है, वीट बाहर से आ रही है, सोयाबीन ऑयल बाहर से आ रहा है, दालें बाहर से आ रही हैं, सबकी कीमत ज्यादा बढ़ गई। दूसरा ये हुआ कि जब आपकी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की खराब हो गई, यानी कि आपकी जो पैदावारी सलाहियत है वो इतनी कमजोर है कंपेयर टू जो दुनिया बनाती है। यानी कि आप ये सोच के हैरान होंगे और ये सुन के हैरान होंगे कि हमारी पैदावारी सलाहियत इस बिटवीन 25 to 30% ऑफ जो दुनिया चीजें अपनी यील्ड्स दे रही है, उससे फिर ऑब्वियसली आप ज़राअत के ऊपर पर हम एकड़ तो यील्ड ले रहे एक हैं। ज़माने में कहा ही जाता था कि हमारी जो सनत है वो ज़राअत के ऊपर ज़्यादा बेस करती है, हमारी एग्रो इकोनॉमी है। तो हमने ओवर द ईयर्स जो है सारी फिर गवर्नमेंटों का यानी ये एक नाकामी है, फेलियर है कि उन्होंने ज़राअत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एहसन इकबाल साहब, तो उन्होंने 5 चीज़ें गिनवाई थी जिसमें उन्होंने कहा है जी कि रुपये में बहुत ज़्यादा डीवैल्यू कर दिया था पीटीआई ने, IMF के साथ गलत किस्म के शराइत जो है वो इन्होंने मानी, पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं पहले बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए, फिर बिल्कुल जाते हुए कम कर दी, और 52% जो अजनास पंजाब से आती है उसके ऊपर भी इन्होंने फोकस नहीं किया। तो ये तो ब्लेम गेम ही हुकूमतें जो है वो करती हैं, बट इन रियलिटी जो है वो सारे के सारे नाकाम हमें दिखाई देते हैं इस हवाले से। जी फिरोज, ये जो इस वक्त डिटेरियोरेशन है, ये जो इस वक्त हमारी पैदावारी सलाहियत की वीकनेस है, ये तो हमारा लॉन्ग टर्म कॉज है जिसकी हम बात करें। हमने शॉर्ट टर्म की तो बात कर ली कि फ्लड्स ने इसके बाद हिट किया आपको। नहीं, फ्लड्स की वजह से सॉरी डॉक्टर साहब, फ्लड्स का भी एक्चुअल इशू ये है कि फ्लड वाली जो वीट है वो तो फ्लड से पहले, पिछले साल वाली जो गंदम थी वो तो पहले फ्लड से पहले आ चुकी थी। फ्लड के बाद अभी जाके इन्होंने स्विंग की है वीट के लिए जी, और वो भी थोड़ा डिले हो गई, तो एक टेम्परामेंट ऐसा बन गया कि वीट जो है वो शॉर्ट हो रही है मुल्क में। और वीट शॉर्ट है भी, और इसलिए हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं उसको। जब आप ये इस तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली ये आप ये देखिए कि जब भी कोई सप्लाई शॉर्टेज आती है, जैसे अभी आपने देखी और आपने आटे का सही जिक्र किया, तो जो कीमतें हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, और यही जो है पाकिस्तान में हुआ। अब ये जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं ये हमने आपके सामने रखे हैं, पर असल चैलेंज वही है कि पाकिस्तान की जब तक पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो बड़ा चैलेंज क्रिएट हुआ है ना इन्फ्लेशन में, वो है एक एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का जिसका कोई जिक्र नहीं करता। वो क्या है? वो है आपकी गैस और बिजली की कीमतें, जो कि आपके तरह के ममालिक से बहुत ज्यादा हैं। एक उसकी वजह है कि वो इंपोर्टेड बिजली है, एक वजह यह है कि आपकी इनएफिशिएंसीज का लेवल ये है, मैं आपके सामने रखता हूं, 17% बिजली जो है वो आते आपके घर तक लूज हो जाती है, तो 17% तो वहां नुकसान हो गया। तकरीबन इस वक्त 10 से 17% ही चल रहा है जो कलेक्शन नहीं हो रही। 30% तो जो चीज है वो टोटल इनएफिशिएंसी है बिजली की, जिसकी वजह से आप जैसे कस्टमर्स को पे करना पड़ता है, जो पेइंग कस्टमर्स हैं। ये हैं वो अवामिल जो इन्फ्लेशन बना रहे हैं पाकिस्तान में। ये इन्फ्लेशन एडमिनिस्ट्रेड एक्शन से होर्डिंग तो रुक सकती है, वो भी आपने दुरुस्त कहा कि नहीं हो रही। कल एक और जिक्र भी हुआ, अगर आपको याद हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं खुद उस कमेटी में चूंकि बहुत बैठा करता था, वो है नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी। ये पहले फाइनेंस डिवीजन के पास सर, होती ये थी, डॉक्टर अब साहब चली गई है ये प्लानिंग में। सारी कमेटियां, ये सारी आई एम सॉरी टू से, ये सब फ्रॉड है। ये कौम को धोखा देते हैं। दे आर लाइंग टू द नेशन इन फैक्ट। यानी ट्रक जो है यहां से वीट और आटा जो है वो अफगानिस्तान और मुख्तलिफ ममालिक में हर हुकूमत में जाता है, वहां से ये डॉलर्स में पैसा कमाते हैं। ये बेसिकली कौम को मिसलीड करते हैं। दे आर नॉट टेलिंग द नेशन द ट्रूथ। अब आप वीट की चूंकि इतनी बात कर रहे हैं, तो मैं एक फिगर आपके सामने रखता हूं, तो आपको एक्चुअली एहसास होगा कि मसला कहां पे है। हमारी जो वीट की प्रोडक्शन है वो 28% है कंपेयर टू द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोड्यूसर। यानी कि अगर वो 1 टन पर हेक्टर में 100 चीज निकाल रहा है, तो आप 28 निकाल रहे हैं।
जब आपकी प्रोडक्शन लेवल्स इतने वीक होंगे दुनिया से कंपेयर करके, तो आप कभी भी सस्ती चीज नहीं बेच सकते। उसमें आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी हाई है उसको रखिए, प्लस जो आपने बहुत सही बात की, पोरस बॉर्डर्स हैं, स्मगलिंग होती है, जैसे ही लेकिन कीमत तब्दील एक होती है। हमारी अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। हम इंपोर्ट कोई चीज अगर कर रहे हैं उसको फिर आगे जाके दूसरे ममालिक को, अगर आप पहले अपने घर में जो भूख इफलास है आप पहले उसको तो खत्म करें भाई, फिर उसके बाद जाके तो आप आपने पैसा बनाएं, जितना मर्जी है आप बनाएं। क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो कोई कानून तो है नहीं है। कानून तो सारे का सारा गरीब इंसान के लिए है, जिसको उठा के जेलों में डाल दिया जाता है, सालों साल वो सड़ते रहते हैं। मालदार आदमी जो है वो जितना बड़ा जुर्म कर रहे वो अपना घूमता रहेगा फिरता रहेगा। यहाँ पे तो असूल ही ऐसा है। हाँ जी, तो आपने सही बात रखी। अब ये करना ये है वहीद साहब कि हमें आगे वाले जो आने वाले साल हैं उसमें अपने एग्रीकल्चर को ठीक करना है। मैं बड़ा खुश हूं कि आपने इस चीज का जिक्र कर दिया। आप इस तरह के एग्रीकल्चर से जहां पे आपकी यील्ड्स इतनी कमजोर हो, जहां पे आपके पास पानी का निजाम इतना कमजोर हो, जहां पे आप सोइंग ही सही क्रॉप्स की ना कर रहे हो, जहां आपको शुगर केन की जरूरत नहीं है, आप कॉटन की उगाने की बजाय ये कर रहे हो, जहां पे आप अच्छी वैरायटीज ना इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जब तक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी आप इस मसले से बाहर नहीं निकल सकते। आप ग्लोबल फूड जो हंगर का इंडेक्स है उस पे निहायत ही लो हैं, आप फूड इनसिक्योरिटी में हैं। 40% बच्चा आपका स्टंटेड है। क्यों स्टंटेड है? इट इज बिकॉज यू हैव अ वीक एग्रीकल्चर। आप अपने बच्चों की जो जरूरत है फूड इनटेक की वो नहीं पूरी कर रहे। आपकी मुल्क की तरक्की का आगाज एग्रीकल्चर से ही होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें तब होंगी जब पॉलिसीज़ के अंदर एक तसलसल होगा, दूसरा इस्तेहकाम होगा। मतलब मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मैं उस इलाके में जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां पे मुझे मालूम होगा कि मेरा माल और मेरी जान दोनों तहफ़्फ़ुज़ के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर तो कभी स्टेबिलिटी होती ही नहीं है, लूट मार होता है या फिर आपस में लड़ते हैं। जी, देखिए ये बातें तो दुरुस्त हैं, पर पाकिस्तान में ये भी याद रखिए कि इन्हीं वजूहात की वजह से आप सलाहियत भी नहीं बना सके अपनी चीजों को बेहतर करने की। ना आपने अपने फार्मर की सलाहियत बढ़ाई है, ना ही आपने अब एक फर्क माइंडसेट से चलना है। जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने ये कभी सोचा कि हम एक कंपेटिटिव नेशन बनना चाहते हैं? आपने सब्सिडी, मरात, रिलीफ, ये हैं वो अल्फाज जिन पे आपने पूरी इकोनॉमी को बिल्ड किया है। ये सब माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। आपने एक कंपेटिटिव इकोनॉमी बिल्ड करनी है, आपने एक हाई यील्डिंग एग्रीकल्चर बिल्ड करना है, आपने एक लोगों में सलाहियत पैदा करनी है कि वो दुनिया के साथ चल सकें। आपने एक मॉडर्न पॉलिसी, जो कि बिल्कुल आपने सही किया, जिसका 5 से 10 साल तसलसल रहे, चाहे हुकूमतें चेंज होती रहें। ये वो काम है कलीदी जो आपने करने हैं। आपने सारी डिपेंडेंस ये रखी है कि आपने हर कुछ 5 साल बाद आपने एक आईएमएफ के पास जाना है, क्योंकि आपका एक खसारा ऐसा खड़ा हो जाता है करंट अकाउंट का जिसके आपके पास आज भी नहीं है। आप उनके पास जाते हैं, आप आईसीयू की इकोनॉमी बन गए हैं। सो इंसान को बहुत दिली अभी भी तो जाना, अभी भी तो आई थिंक अभी भी तो इनको दे आर सपोज्ड टू गो टू द आईएमएफ। जिस पोजीशन से हम गुजर रहे हैं, हमें तो अभी दोबारा आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और वो जो एक सैलाब आएगा महंगाई का, उसका तसव्वुर करना भी एक आम आदमी जो है, आम आदमी मीन द मैन हु हैज अ लो इनकम इन दिस कंट्री, वो फैमिली जिसकी लो इनकम है इस मुल्क के अंदर, जो अपनी एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं कर सकते, उनके लिए फिर क्या बनेगा? जी, देखिए पाकिस्तान इज स्टक इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आपने सही फरमाया। अगर पाकिस्तान आईएमएफ के पास नहीं जाता तो पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के 5.6 अरब डॉलर के 28 दिसंबर के रिजर्व्स हैं, जो कि बिल्कुल मांगे हुए रिजर्व्स हैं। और आपको पता है कि फ्रेंडली कंट्रीज के डिपॉजिट से ये रिजर्व्स इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास आईएमएफ में ना जाने का कोई सूरत है नहीं, और ये एक लाइफ लाइन है आईएमएफ इस वक्त। जरूर हम सऊदी अरेबिया से पैसे मांग रहे हैं और हो सकता है 3 अरब डॉलर मिल भी जाएं, बट उसके बावजूद हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में 9th रिव्यू जो कि डिले हो रहा है उसको कंप्लीट करना है। इससे जरूर महंगाई आएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेड कीमतें जो कि हुकूमत के पास हैं, बिजली और गैस, ये तब्दील होंगी।
और जब ये तब्दील होंगी तो एक महंगाई जो है एक उसका बर्स्ट आएगा। पर वही भाई अगर ये नहीं करेंगे तो जो डिफिकल्टी आएगी वो इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। फिर अगर आपके ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो गए और आपके पास पेमेंट्स करने की गुंजाइश ना रही, और जैसे आपने प्रोग्राम का आगाज किया कि आटे की जरा सी शॉर्टेज होती है तो कीमत कहाँ 60-65 से शूट अप करके 150 के करीब चली जाती है, तो आपकी फार्मेसीज, आपकी बाकी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स सब जो हैं वो शॉर्टफॉल में जा सकते हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम उस तरफ कतई तौर पे ना जाएं और हम सेंसिबली एक्ट करते हुए आईएमएफ का प्रोग्राम और ये जो कीमतों का बढ़ना है उन तबकात पे डालिए जो कि सख्त रखते हैं इसकी पेमेंट करने की। फ्लड रिलीफ के लिए एक लेवी लगाइए, आप और टैक्सेस लगाइए प्रॉपर्टी पे और वो पैसे जमा करके ये 6 माह गुजारिए आई और विश फिर आई लॉन्ग विश टर्म की आई विश पॉलिसीज के जो बनाइए। आप कह रहे हैं कि जो दे सकता है इस मुल्क में, जो दे सकता है वो देता नहीं है, वरना ये मुल्क जो है वो लोगों को कर्जे दे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 45 से 48 हज़ार अरब के इस वक्त हम मकरूज हो चुके हैं। और सूरत हाल आपने जो बयान की है कि आने वाले दिन भी कोई इतने अच्छे नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नजीब खाकान साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमारे माशियात नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।